एलएलबी करते हुए मैंने अपना फर्स्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। दैट वाज द फर्स्ट फेल्योर दैट आई सॉ इन माय लाइफ। तब तक मैंने कभी फेल्योर देखा नहीं था। पूरा 1 साल मैंने यूपीएससी छोड़ के किसी और बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोचा। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर होना ज़रूरी होता है। अगर आप यूपीएससी उसके ग्लैमर और पर्क्स के लिए करना चाह रहे हैं तो ये टॉक आप मत सुनिए। ये टॉक आपके लिए नहीं है। नमस्ते, मैं तेजस्वी सातपुते। मैं 2012 बैच की आईपीएस ऑफिसर हूँ। अभी लास्ट ईयर ही 1 डिकेड मैंने पुलिस में पूरा किया है। मैं आपको एक इंसिडेंट से इस बात की शुरुआत करना चाहूँगी। मेरी पहली पोस्टिंग थी परतूर में, ये जालना ज़िले में आता है महाराष्ट्र के। वहाँ पे एएसपी मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था। कोई अनुभव नहीं था। प्रोबेशन के तुरंत बाद मैं वहाँ पे थी। हम लोगों ने एक कोम्बिंग ऑपरेशन प्लान किया था, जब पूरे डिवीजन से हम लोगों ने पुलिस इकट्ठा किए थे। और कोम्बिंग ऑपरेशन वो चीज़ होती है जहाँ पे आप क्रिमिनल हैबिटेट में जाते हो और सडनली आप विजिट करते हैं विद द ह्यूज फोर्स एंड देन यू स्कैन ईच एंड एवरी हाउस और आप देखते हैं कि कोई वांटेड है और वहाँ पे आपको छुपा मिल रहा है क्या। तो हम लोगों ने ऐसा बड़ा सा ऑपरेशन प्लान करके वहाँ पे परतूर में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हैबिटेट था जहाँ लगभग 500 घर थे। तो हम लोगों ने प्लान किया, सडनली वहाँ पे विजिट किया और पूरा स्कैन किया। और फिर हम लोगों को कुछ सक्सेस भी मिला, कुछ वेपन्स मिले, कुछ एनडीपीएस मटेरियल मिला, कुछ अक्यूज्ड भी जो वांटेड थे, एब्सकॉन्डिंग थे, वो भी मिले। उसके कुछ 2-4 दिन बाद तो घर पे मैं अकेली हुआ करती थी और एएसपी पद पर घर पर गार्ड वगैरह भी नहीं होते हैं। तो छोटा सा मेरा क्वार्टर था, उसके आसपास काफ़ी बड़ा एरिया था जहाँ पे पेड़ वगैरह थे, छोटा सा कम ऊंची वाला कंपाउंड वहाँ पे था। और रात में घर पे सोते थे और रात में इतना शांति में दूर दूर की आवाज़ें भी आया करती थी। तो एक रात ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि 5-6 लोग बस कंपाउंड से अंदर कूद गए हैं। और शुरू में मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ वहम हुआ होगा, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। बट उन लोगों का आवाज़ भी मुझे सुनाई देने लग गया। उन दिनों ऐसा होता था कि जो कि मैं अकेली घर पे होती थी, एक अलर्टनेस मैंने अपने लिए एक एज अ सिक्योरिटी रखा था कि रात में मुझे पता हुआ करता था कि आज नाइट राउंड में कौन है, आज पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी पे कौन है, ताकि अगर मुझे ज़रूरत पड़े या मुझे कोई मैसेज पास करना है तो मैं उनको तुरंत वो मैसेज पास कर पाऊँ। ये उसका उद्देश्य था। तो मुझे पता था कि कौन पीएसआई नाइट राउंड पे है। मैंने उसको कॉल किया कि आप कहाँ पे हैं, and fortunately he was just 1.5 kilometers away at the railway station. He was patrolling in the Partur city. तो मैंने उनको बोला कि आप सायरन बजाते हुए तुरंत मेरे क्वार्टर्स की तरफ आइए। और जैसे ही वो अप्रोच करने लगे, आवाज़ बढ़ती गई और ये जो लोग पीछे से कूदे थे घर पे, वो लोग आगे का गेट तोड़कर भाग गए क्योंकि उस पे चेन लगा हुआ था और वो चेन निकालने जितना समय उनके पास नहीं था क्योंकि व्हीकल वॉज अप्रोचिंग एंड दी साउंड ऑफ द सायरन वॉज गेटिंग लाउडर एंड क्लियरर। तो सामने का गेट 4-5 लोग एक साथ पुश करके गेट गिरा के वो लोग भाग गए एंड द व्हीकल कुड सी द लास्ट 1 or 2 people रनिंग ओवर देयर। नाउ इट्स टू माई इमेजिनेशन एंड नाउ टू योर इमेजिनेशन ऑल्सो कि ये लोग कौन थे और ये किस लिए आए होंगे। जो कि कोम्बिंग ऑपरेशन के बाद ये इंसिडेंस हुआ है, मुझे और मेरे ऑफिसर्स को ये लगा कि शायद हमने कोम्बिंग ऑपरेशन में जितने लोग अरेस्ट किए हैं या कितनी सारी केसेस दर्ज किए हैं, उसका ये गुस्सा तो नहीं है कि हमें डराने के लिए वो वहाँ पे पहुँच गए, या फिर क्या वो चोरी करने के लिए वहाँ पे आए थे, या फिर वो मेरे घर पर अटैक था। व्हाट इट वाज, जो कि हम लोग इनको पकड़ नहीं पाए, ये लोग भागने में सक्सेसफुल रहे। तो दिस इज टू आवर इमेजिनेशन कि ये क्या होगा। लेकिन इस इंसिडेंस ने आरोपियों को देखने की, अक्यूज्ड को देखने की मेरी सोच पर बहुत गहरा असर डाला। मुझे लगा कि अगर ये हेट्रेड है और अगर ये मुझे डराने के लिए है या अगर ये मुझ पे अटैक करने के लिए है, तो पुलिस तो अपना काम ही कर रही है, उसके लिए कोई हमें हेट क्यों करे। और इसका बहुत गहरा प्रभाव मेरे आगे की कार्यशैली पर पड़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पुलिस को देखते हैं, पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, तो हमें दिखता है सबसे पहले उसका ग्लैमर। हमें लगता है कि अरे इसका कितना नेम है, कितना फेम है, या फिर इसे सब लोग जानते हैं, इसके साथ कितने पर्क्स हैं, ऐसा हमें लगता है।
लेकिन ये चीज़ सिर्फ़ उतने पे सीमित नहीं है। इसके साथ और कई सारी चीज़ें हैं जो इस यूनिफ़ॉर्म के साथ आती हैं। उसमें से कई सारी चीज़ें पॉज़िटिव हैं, कई सारी चीज़ें आपको सैक्रिफ़ाइस भी करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत परिश्रम होते हैं, बहुत एफ़र्ट्स होते हैं जो आप देख पाते हैं। इसलिए यूपीएससी या फिर आईपीएस कोई इसलिए अगर बनना चाहता है कि इसके साथ बहुत नेम, फेम एंड पर्क्स हैं, तो मेरा ये टॉक उनके लिए नहीं है। वो लोग जो यहाँ पे आके बदलाव का साधन बनना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो यहाँ पे आके अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, ये टॉक उनके लिए है। मेरा छोटा-सा गाँव है शेवगाँव, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र के, मराठवाड़ा के बॉर्डर को लगता है। सो इट्स अ प्लेस बिटवीन दी वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा। वहाँ पे मेरी माताजी हैं जो प्राइमरी टीचर हैं, अभी भी पढ़ाती हैं, अभी लास्ट 1 डेढ़ साल उनका बचा है। मेरे पिताजी पहले खेती किया करते थे, फिर खेती के रिलेटेड व्यवसाय किया करते थे और अभी छोटे व्यापारी हैं वो, उनका छोटा शॉप है शेवगाँव में, वो रन करते हैं। तो इस मेरा सारा बचपन उसी तरह गुज़रा है जैसे किसी सामान्य व्यक्ति का गुज़रता है। बहुत मैं छोटी थी तब मेरा सपना था कि मैं पायलट बनना चाहती थी। आगे चल के ऐसा हुआ कि 10th 11th स्टैंडर्ड में आई गॉट स्पेक्ट्स। अभी आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने रिसेंटली उसे ऑपरेट कराया है। लेकिन तब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि अभी मुझे स्पेक्ट्स हैं तो मैं फोर्सेस में नहीं जा पाऊँगी। अभी जिस उम्र में लोग सोचते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, उस उम्र में मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। तो 11th 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने कहीं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सुना, पढ़ा और मुझे फ़ैसिनेटिंग लगा, मैंने बायोटेक्नोलॉजी जाना पसंद किया। आगे चलकर मुझे जब रिसर्च का अपॉर्च्युनिटी मिला तो लगा कि रिसर्च बहुत अच्छा है बट शायद मेरे लिए नहीं है। फिर क्या करें? तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो मैं एमए कर सकती थी, एमबीए कर सकती थी, एलएलबी कर सकती थी। तो इन 2-3 में से मैंने एलएलबी करना चुना और एलएलबी का प्रिपरेशन जब मैंने चालू किया, फर्स्ट ईयर में थी, तब मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला। मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके लिए पढ़ते थे। न्यूज़पेपर काफ़ी पढ़ा करते थे। मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनको पूछा कि आप एग्ज़ैक्टली क्या करते हो? और उन्होंने मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बताया। और जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में सुना, तब मुझे फिर से एक बार ऐसा लगा कि जो जितना लगाव मुझे पायलट होने के लिए लगता था, वैसा ही कुछ लगा कि अरे यही तो कुछ है जिसे मैं शायद ढूँढ रही थी, जो मुझे करना था, जो मैंने करना चाहिए। और फिर मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू किया। तो इस दौरान हम इसे स्ट्रगल तो नहीं कह सकते क्योंकि स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ का हिस्सा है। आप कोई भी हो, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं 3 बार फील्ड बदल चुकी थी और बैकग्राउंड ऐसा था कि घर में ज़्यादा कुछ लड़कियाँ जो हैं घर की, मेरी बहनें जो हैं, वो ज़्यादा कुछ पढ़ लिख नहीं पाई थी। कम उम्र में ही उन लोगों की शादी हो गई थी। भाइयों में भी ज़्यादा कुछ कोई पढ़ा नहीं था, गवर्नमेंट सर्विसेज़ में भी कोई नहीं था। तो इस बैकग्राउंड पे मेरा 3-3 बार फ़ील्ड्स बदलना ये सबके लिए एक जोक बन गया था, एक विनोद का विषय बन गया था। तो जब भी मैं आती तो मुझे चिढ़ाते कि ये क्या होने वाली है एग्ज़ैक्टली क्या बनने वाली है? पहले मैं बताया करती थी बायोटेक्नोलॉजी करते समय कि अब मैं साइंटिस्ट बनूँगी, फिर मैं बताती मैं लॉयर बनूँगी, फिर मैं बताती कि मैं एसपी कलेक्टर बनूँगी। तो कोई मानने के लिए राज़ी ना होता। उनको लगता कि मैं कुछ मिसगाइड कर रही हूँ और शायद मैं जिस किसी फ़ील्ड में हूँ, मैं वहाँ पे परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही हूँ इसलिए मैं बदल रही हूँ। तो ये एक चेष्टा का विषय बन गया था, एक उपहास का विषय बन चुका था। एलएलबी करते हुए मैंने अपना फर्स्ट यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया। जैसे मैंने बताया कि मेरे सारे दोस्त इसके लिए पढ़ते थे, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। एक्चुअली दैट वाज़ द फर्स्ट फेल्योर दैट आई सॉ इन माय लाइफ। तब तक मैंने कभी फेल्योर देखा नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दी हैं और उसमें मैं फेल हो गई। लेकिन वो फेल्योर भी मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन जैसा आगे काम आया। मेरे माता-पिता को मैंने ऐसे सिचुएशन में लाया था कि उनको कई सारे लोग क्वेश्चंस करते थे, पूछते थे कि आपको क्यों बेटी को पढ़ाना है? वो तो मिसगाइड कर रही हैं आपको। तो मेरे लिए ये कंपल्शन था कि अब अगर मैंने यूपीएससी मन से चुना है, तो मुझे इसमें सक्सेसफुल होना ही है, मुझे ये करना ही है। और फिर मैंने पुणे छोड़ा, मैं मुंबई आई, मुंबई में एसआईएसी में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो जब ये मैं प्रिपरेशन करती थी, तो कई सारे प्रलोभन हैं, जो अट्रैक्शंस हैं आपके आस-पास होते हैं। आप अपने आस-पास लोग देखते हैं, वो मैचेस देखने जाते हैं, होटलिंग के लिए जाते थे।
हमारा तो हॉस्टल ऐसे जगह लोकेटेड था कि वानखेड़े स्टेडियम वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे था। अगर वहाँ पे कोई मैच चल रही है और चौका या छक्का लगता है और जो आवाज़ें आती हैं वो तो हमें लाइव सुनाई दिया करती थी उस हॉस्टल में। तो कई सारे अट्रैक्शंस थे, मुंबई में अट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस समय खुद को कंट्रोल करना और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना ये बात बहुत ज़रूरी थी और वो पूरी तरह से करने की मैंने कोशिश करी। जब भी मुझे लगता कि अभी मुझे बोर हो गया है, अभी मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, तो मैं अपने माता-पिता का स्मरण किया करती थी कि मेरे पिताजी हर दिन सुबह उठते हैं, मेरी माँ हर दिन अर्ली मॉर्निंग उनका शेड्यूल चालू होता है, लेट इवनिंग उनका शेड्यूल खत्म होता है। हर दिन वो इतना कष्ट उठाते हैं, ये सब वो कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमने अपने खुद के लिए पढ़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? हमने ज़रूर करनी चाहिए और जो भी डिसीजन अभी लिया है उसे सही साबित करना चाहिए और अपने माँ-पापा पे जो भी क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, वो सारे हमने अच्छी तरह से मिटा देना चाहिए। ये टारगेट मैंने अपने लिए रखा और यूपीएससी की पढ़ाई बहुत मन लगा के मैंने करी। नेक्स्ट पूरा 1 साल मैंने यूपीएससी छोड़ के किसी और बारे में सोचा ही नहीं। मैंने सिर्फ यूपीएससी के बारे में सोचा। तो इसका जो शुरुआत था कि पहला ईयर था वो जब सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सीसैट का स्टडी क्या करना है, एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ये तब किसी को भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी बिकॉज़ इट वाज़ अ फर्स्ट ईयर। तो उसकी भी बहुत मन लगा के पढ़ाई करी। प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स के बाद दिख रहा था कि मुझे ऑलमोस्ट 60% मार्क्स आ रहे थे और 50% के अगर आप अबव हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे मेंस के लिए, दैट वाज़ द सिचुएशन। तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं मेंस के लिए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर तुरंत मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया। हिस्ट्री एंड मराठी लिटरेचर ये मेरे 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। ये दोनों मैंने क्यों चुने? क्योंकि ये मुझे समझ में आते थे और ये मेरे फेवरेट थे। कई बार लोग पूछते हैं कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वो लेना चाहिए क्या? मेरे दोस्त ने लिया है, इसलिए मैंने वो लेना चाहिए क्या? आप उसी सब्जेक्ट का चयन कीजिए जो आपको समझ में आता है, आपको पसंद आता है। आप कितने ही घंटे अगर उसे पढ़े तो आप बोर नहीं होते। तो ही आप उसे जस्टिफाई कर पाएँगे, आप उसको न्याय दे पाएँगे और वो सब्जेक्ट भी आपको न्याय दे पाएगा। तो इस 2 क्राइटेरिया पे मैंने अपने ये 2 सब्जेक्ट्स चुने थे और मैंने बहुत आनंद लिया इस अभ्यास का। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर होना ज़रूरी होता है, लेकिन आप इतना भी प्रेशर ना लें कि आप पढ़ाई ढंग से ना कर पाएँ। इसलिए आप अच्छे से प्लानिंग करिए। जो कहावत है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। इसलिए प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोचिए कि आपको एग्ज़ैक्टली क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम का वेटेज देना है और वो क्यों देना है। आपको जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसे छोड़ ही देते हैं लोग, कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम मार्क्स कवर कर लेंगे, ऐसा लगता है। बट यूपीएससी में ऐसा नहीं होता, जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया है शायद उसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सके। और बेसिकली यूपीएससी ने हमें सारे ही सब्जेक्ट्स का एक बेसिक नॉलेज रखना ज़रूरी क्यों समझा है? क्योंकि आप जब बाद में फील्ड में आएँगे तो कोई एक सब्जेक्ट नहीं है जो आपको हैंडल करना है। आपको पढ़ते टाइम ऐसा लगता है कि सच में इसका क्या इम्पोर्टेंस होगा, लेकिन हम जब फील्ड में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। हमारे पास जो सारे लोग आते हैं, कंप्लेनेंट्स आते हैं, वो तो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड ज्ञान भी हमें आवश्यक है, सोशियोलॉजी का भी आवश्यक है, हिस्ट्री का भी आवश्यक है, लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। सो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स जो जैक ऑफ ऑल हमें बनाना चाहते हैं एंड मास्टर ऑफ वन, तो ये एक्सपेक्टेशन उसी लिए है क्योंकि बाकी असल में फील्ड में ये सब काम आती है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप अच्छे से प्लानिंग करिएगा और ये सब करते हुए मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कभी आपको लो लगेगा, आपको लगेगा कि मेरी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रही है, क्या मैंने ये छोड़ देना चाहिए? सिर्फ यूपीएससी के ही बारे में नहीं, आप वो चयन कीजिए जो आपको पसंद आता है, आप वो उसी फील्ड में जाइए जहाँ पे आप अपना 100% दे सकें। आप ऐसी फील्ड में मत जाइए जो आपको करना पसंद नहीं है। तो किसी भी फील्ड के जर्नी में आपको ऐसा लग सकता है कि क्या मैं ये छोड़ दूँ? मुझे ये नहीं अभी जम रहा है। तो 1-2 लाइन मैं आपके लिए कहना चाहूँगी, एक पत्थर चोट खा के कंकर-कंकर हो गया और एक पत्थर मीन्स दूसरा पत्थर चोट सह के शंकर-शंकर हो गया। तो ये हमको बोलना है, हमको तय करना है कि हमको कंकर बनना है या शंकर बनना है, क्योंकि डिफिकल्टीज आएंगी, अप्स एंड डाउन्स आएंगे,
लेकिन आपने जो तय किया है, अगर आप दिल से करना चाहते हैं और आपकी नीयत है उसके लिए सारे परिश्रम लेने की, तो आपकी मंजिल तक जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने 3-4 बार अपना फील्ड चेंज किया, लेकिन हर बार जो मेरी परिश्रम लेने की नीयत थी, हार्ड वर्क करने की नीयत थी, उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि अगर मैं मन से करूँगी, दिल से करूँगी, तो मुझे सक्सेस इसमें ज़रूर मिलेगा। और इसी बदौलत मैं फील्ड चेंज कर पाई और उसमें कुछ अच्छा परफ़ॉर्म कर पाई। किसी ने लिखा है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों, घर से निकलिए। आप जो करना चाहते हैं, उसके लिए कभी आपको किसी को कन्विंस करना पड़ सकता है, कभी किसी का विरोध लेना पड़ सकता है, लेकिन आप वो कीजिए। क्योंकि आप अगर ऐसे फील्ड में जाएँगे जो आपको पसंद ही नहीं है, तो आप खुद खुश नहीं रह पाएँगे। और अगर आप खुद खुश नहीं हैं, सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। उस फील्ड को आप जस्टिस नहीं दे पाओगे। उसके बजाय अगर थोड़ा-सा स्ट्रगल आपको शुरू में करना पड़े किसी को कन्विंस करने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, फील्ड बदलने के बाद जो इनर्शिया होता है बदलने का, क्योंकि बदलने के बाद और ज़ोर लगा के सेटल होना पड़ता है वहाँ पे, तो वो आप कीजिए, क्योंकि एक बार आप वहाँ पे जाएँगे तो आप खुद खुश रह पाएँगे। अगर आप खुद खुश हैं, तो ऑब्वियसली आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर पाएँगे। और ऐसा ही कुछ मेरी जर्नी में मैं कर पाई, जिससे मैंने शुरुआत करी थी कि उस इंसिडेंस ने मुझे एक एंगल दे दिया कि ये हेट्रेड नहीं होना चाहिए। पुलिस और सोसाइटी, इसमें किसी भी लेवल पे हेट्रेड नहीं होना चाहिए। क्या हम चेंज ला सकते हैं? क्या हम उनकी मानसिकता बदल सकते हैं? और यही मानसिकता बदलने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए। जैसे मैं डीसीपी ट्रैफिक थी पुणे सिटी में, उस टाइम पे वहाँ पे 20% लोग सिर्फ हेलमेट पहना करते थे। अब ये हेलमेट का कंप्लायंस हमको बढ़ाना था, तो हम लोगों ने चालान अगर काटना शुरू करते डायरेक्टली, तो शायद विरोध होता, क्योंकि उससे पहले भी कई बार हेलमेट कंपल्शन का प्रयोग पुणे में हो चुका था और विरोध भी हो चुका था। लेकिन हम लोगों ने अपील करना शुरू किया लोगों को, और शुरुआत खुद से करी। पहला जो नाकाबंदी लगा वो सीपी ऑफिस के सामने लगा कि सारे पुलिस पहले हेलमेट पहन के आए। अगर वो नहीं पहनते हैं हेलमेट, तो उनको ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी और उनका चालान सबसे पहले कटेगा। तो यहाँ से जब शुरुआत करी और एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट हमने किया, जहाँ से कात्रज टू शिवाजी नगर, इट्स अ 10 किलोमीटर डिस्टेंस, पीक आवर्स में हमने 2 बाइकर्स को वहाँ पे भेजा, जिसमें से एक को बोला कि आपने सारे रूल्स फॉलो करने हैं, दूसरे को बोला कि आपको कोई रूल नहीं है, आप बस जल्दी से पहुँच जाइए। और फिर 10 किलोमीटर की दूरी पीक आवर्स में उनका गैप था सिर्फ 4 मिनट का। और फिर हमने क्वेश्चन पूछा कि 4 मिनट के लिए जान का रिस्क लेंगे क्या? और जब ये अपील किया, अभी कहीं पे तो रिसर्च हुआ होता है अमेरिका में, यूरोप में, और फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो यूरोप की बात है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब पुणे में ही ये बात साबित हो गई, तो लोगों ने उसे एप्रिशिएट करना शुरू किया और 3 महीने में हम लोग 20% से 80% तक पहुंच गए। सो दिस इज अ चेंज। तो ये इसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला अपना एटीट्यूड बदले, तो कई बार हमें अपना एटीट्यूड बदलने से शुरुआत करनी पड़ती है। चालान काटना ये हमारा रेगुलर एटीट्यूड है, लेकिन खुद से शुरुआत करना, खुद को पहले सुधारना, अपील करना, एग्जाम्पल्स देना और फिर उनसे रिस्पॉन्स की अपेक्षा रखना, ये कुछ अलग बात थी जो हमने करी और इसीलिए हमें उसके अलग से अच्छे रिजल्ट्स भी मिले। सो आप सबको आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, उसके लिए मेरी ओर से बहुत बधाइयाँ। और आप अगर यूनिफॉर्म में आना चाहें, यूपीएससी करना चाहें, तो प्लीज़ इसके ग्लैमर को मत सोचिए, इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए। ये अपॉर्चुनिटी है खुद को बहुत समाधान लेने की, कुछ तो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को देने की। इसी के साथ साथ मैं जोश टॉक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आप सबसे इंटरेक्शन करने की मुझे अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है, अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे, हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल है।